नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें, बीजेपी ने राज्यसभा में दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पेश किया है, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद चर्चा चल रही। आम आदमी पार्टी की तरफ से चर्चा में हिस्सा लेते हुए सांसद राघव चड्ढा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और दावा किया है कि यह बिल राजनीतिक धोखा है। उन्होंने इस दौरान दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की है। राघव चड्ढा ने साथ ही कहा कि बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए 40 साल तक संघर्ष किया है, लेकिन आज वह खुद इससे पीछे हट रही है। राघव चड्ढा ने इसे संवैधानिक पाप, प्रशासनिक गतिरोध और राजनीतिक धोखा करार दिया है। चड्ढा ने बीजेपी को याद दिलाया कि कैसे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे उनके नेताओं ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष किया है, इसके लिए उनको संघर्ष का अपमान न करे। राघव चड्ढा ने कहा कि यह कहानी 1977 से 2015 की कहानी है। बीजेपी ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए 40 साल तक संघर्ष किया है। 1977 में बीजेपी ने मांग की थी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। 1989 के लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की गई है। एक तरफ एएसआई के द्वारा ज्ञानवापी में लगातार सर्वे चल रहा है, दूसरी तरफ सर्वे को लेकर दोनों पक्षों के द्वारा बयानबाजी भी चल रही। इसी बीच कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी ज्ञानवापी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना बंद होना चाहिए। वह शिव मंदिर है, इसलिए इसे मस्जिद नहीं कहा जाना चाहिए। बाबा बागेश्वर ने कहा कि ज्ञानवापी जब एक शिव मंदिर है, इसलिए उसे ज्ञानवापी मस्जिद का जाना बंद होना चाहिए। हम सनातनी सबको साथ लेकर चलने वाले। उन्होंने यह भी कहा कि नूह जैसी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना बंद कीजिए, वह शिव मंदिर है। देश का दुर्भाग्य है कि नूह जैसी घटना हुई है। देश के हिंदुओं को ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। हरियाणा में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला की सुरक्षा के मामले पर आज सुनवाई हुई है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही अब इस मामले में 10 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें कि अभय चौटाला को पिछले दिनों एक धमकी मिली थी। आपको बता दें कि इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी मिलने की सूचना पुलिस को दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली। साथ ही पुलिस ने अपने छानबीन में जांच एजेंसियों को भी शामिल कर लिया है। धमकी विदेशी नंबर से दी गई है। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के बाद वहां भी अब तेजी से योगी मॉडल की मांग उठने लगी है। गुरुग्राम से सेक्टर 57 में सोमवार को महापंचायत हुई है। इसमें बैठक में हरियाणा में योगी मॉडल लागू करने की मांग की गई है। इस बैठक में 100 से 50 ज्यादा गांव के लोगों ने हिस्सा लिया है, जिसमें 31 जुलाई को नूह में हुई हिंसा पर सवाल खड़ा करते हुए मनोहर लाल खट्टर सरकार की जिम्मेदार ठहराया है। बैठक में कहा गया कि मनोहर लाल खट्टर की सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। सरकार और इंटेलिजेंस के फेलियर के कारण 3000 से ज्यादा हिंदू मंदिर में फंस गए और उनकी जिंदगी मुसीबत में पड़ गई है। मणिपुर प्रशासन की ओर से हिंसा मामले और इससे जुड़े अपराधों के ब्यौरे की स्टेटस रिपोर्ट सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इस स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है कि अब तक सामूहिक बलात्कार और हत्या की केवल एक एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि सामूहिक बलात्कार और बलात्कार के मामले में 3 एफआईआर दर्ज है। मणिपुर हिंसा मामले में एफआईआर की अधिकतम संख्या 4694 है, जिनमें हत्या के लिए 72 एफआईआर दर्ज की गई है। मणिपुर सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश सरकारी रिपोर्ट में ये आंकड़े दर्शाए गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आग लगने की खबर सामने आई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की तकरीबन 6 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक आग तकरीबन 11:55 के करीब आपातकालीन वार्ड में आग लगी है। फिलहाल अभी तक इस घटना में किसी के घायल या कोई अनहोनी खबर सामने नहीं आई है। मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी दखल दी है। सुप्रीम कोर्ट मणिपुर हिंसा की जांच की निगरानी करने को तैयार हो गया है। कोर्ट ने हिंसा मामले की जांच की निगरानी महाराष्ट्र के पूर्व आईपीएस अफसर दत्तात्रेय पसालजी को सौंपी है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच सीबीआई ही करेगी, लेकिन स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई में दूसरे राज्यों से डीवाईएसपी रैंक के 5 से 5 अफसर लेने का फैसला लिया गया है। बाकी मामले की पुलिस जाँच में 42 एसआईटी बनेगी। इनका नेतृत्व एसपी रैंक का अधिकारी करेगा।
यूपी विधानसभा का मानसून सत्र आज यानी 7 अगस्त सोमवार से शुरू हो गया है। आज सत्र के पहले दिन मणिपुर हिंसा के मुद्दे को लेकर हंगामे के साथ कार्रवाई शुरू हुई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मणिपुर की स्थिति पर विधानसभा में बयान देने की मांग की है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन बोलते हुए कहा कि चाहे वह अमेरिका हो या यूरोप हो, धरती पर कोई जगह नहीं बची है जहां मणिपुर की घटना की आलोचना नहीं की गई है। इसके आगे उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी चाहती कि सदन के नेता मणिपुर में हुई हिंसा की घटना पर बयान दे। बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। रिहाई का विरोध करते हुए बिल्किस बानो के वकील शोभा गुप्ता ने कहा कि वे सदमे से उबर भी नहीं पाई है और दोषियों को रिहा कर दिया है। वकील ने न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि वो पुरुषों का सामना करने से डरती है, भेड़िया अजनबियों के आसपास नहीं रह सकती है, सदमे से उबर नहीं पाई है। बिल्किस बानो की वकील शोभा गुप्ता ने CRPC की धारा 432 का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने ट्रायल जज की राय मांगी थी जिनमें दोषी ठहराया था। दोषी किसी भी तरह की नरमी या छूट के हकदार नहीं है। ये बात जांच एजेंसी CBI ने भी कही थी। अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के सभी किसानों की कृषि भूमि और यमुना बांध से सटी कृषि भूमि का सर्किट रेट बढ़ाने का फैसला लिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कृषि भूमि सर्किट रेट 2008 के बाद पहली बार यानी करीब 15 साल बाद बढ़ाए गए हैं। 2013 व 2015 में सरकार बनने के बाद से ही केजरीवाल सरकार कृषि भूमि के सर्किट रेट बढ़ाने को लेकर लगातार प्रयास रही थी। बीच में कोविड-19 आ जाने की वजह से सर्किट रेट बढ़ाने की प्रक्रिया बाधित हुई थी। अब केजरीवाल सरकार ने कृषि भूमि के रेट नए सिरे से तय कर दिया है। पहले पूरी दिल्ली में कृषि भूमि का सर्किट रेट का सामान होता था, लेकिन अब जिलावार तय किया गया है। उत्तर प्रदेश के कौंसावी के चायल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा माल ने बीजेपी में शामिल होने को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में हिस्सा लेने पहुंची पूजा पाल ने पत्रकारों ने यह सवाल किया कि क्या वे बीजेपी ज्वाइन करने वाली है। इस सवाल पर पूजा पाल ने कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है। साथ ही उनसे जब ये पूछा गया है कि क्या दिल्ली में उनकी बीजेपी के नेताओं से मुलाकात हुई है, तो इस पर भी उन्होंने पत्रकारों से कहा, आप लोग खुद ही पता लगाइए, आप लोगों से कौन बच सकता है। वहीं अब जब पत्रकारों ने यह सवाल किया कि क्या वे सपा के ही हिस्सा रहेगी, इस पर भी पूजा पाल ने हाँ में जवाब दिया है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से पूजा पाल को लेकर यह बात कही जा रही थी कि वे बीजेपी में शामिल हो सकती है। पूजा पाल एक बार फिर पहले भी कह चुकी कि वे समाजवादी पार्टी में ही रहेगी। मोदी सरनेम केस के मनहानि मामले में 2 साल की जेल की सजा मिलने के बाद मई में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगा दी है और 3 दिन बाद राहुल गांधी की सांसद सदस्यता बहाल कर दी गई है। इसके बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सांसद में वापसी हुई है, जिसके लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने स्वागत करते हुए अलग अंदाज में ट्वीट किया है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि सदस्यता हुई बहाल, जय जय महाकाल। इससे पहले राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जब रोक लगाई गई थी, तब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट कर लिखा था कि इंडिया की पहली जीत मुबारक हो। लोकसभा की सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी करीब 12 बजे संसद भवन पहुंचे हैं और लोकसभा की कार्रवाई में शामिल हुए हैं। पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व वाली डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी को सोमवार को बड़ा झटका लगा है। DPF के कई नेता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, जिसे लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने गुलाम नबी आजाद पर निशाना साधा है। जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि आज सुबह DAP आजाद के 21 नेता फिर से कांग्रेस में वापस आ गए हैं, जिनमें गुलाम नबी आजाद की ओर से मेरे खिलाफ मनहानि का केस करने वाला एक नेता भी शामिल है। जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के बीच 5 कोच के भीतर अपने सहयोगी RPF सहायक उप निरीक्षक टीकाराम मीणा और 3 अन्य यात्रियों की गोली मारकर हत्या करने वाले रेलवे सुरक्षा बल कांस्टेबल चेतन सिंह की पुलिस रिमांड सोमवार 11 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। मुंबई की एक अदालत ने 31 जुलाई की इस घटना में सुनवाई करते हुए आरोपी कांस्टेबल चेतन सिंह की रिमांड बढ़ाने का आदेश दिया है। राज्य की रेलवे पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामले में धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 153A जोड़ी है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।